Hello everyone, I am Kunal Kishore. My channel is Skyline Academy. मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2013 से 22 तक का लाया हूं और वो भी सोशल साइंस क्लास 10 के लिए, जो 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के क्या कारण थे, इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। यानी कि ऐसा जो भारत सरकार द्वारा जो विदेशों से व्यापार होता था और विदेशी निवेश किया जाता था यहाँ पर, तो इस पर अवरोध लगाया गया। स्टार्टिंग में ऐसा आज़ादी के बाद अवरोध लगाया गया, व्यापार अवरोध, और इन अवरोधों को बाद में फिर सरकार हटाई। तो क्यों हटाना चाहती थी और व्यापार अवरोध लगाने का क्या कारण था। तो इसका आंसर जो है वो इस प्रकार है कि सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों की रक्षा करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए। यानी कि देश में जो उत्पादन हो रहा था उसकी रक्षा करने के लिए स्टार्टिंग में प्रतिबंध लगाया गया। इस समय उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। अगर है सो उस टाइम उद्योग स्टार्टिंग हो रहा था और फिर है सो उस टाइम अगर आयातित होता सामान, तो इस वजह से उद्योग है सो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। तो इन वजहों से है सो व्यापार अवरोधक लगाने का जरूरत पड़ गया। अब सरकार क्यों हटाना चाहती थी, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है कि भारतीय कंपनियों को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबंध हटा लिया गया। यानी कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनको और ज़्यादा अच्छे से कार्य करने के लिए प्रतिबंध को हटा लिया गया। दूसरा है कि भारतीय कंपनियों का प्रतिस्पर्धा में आना होगा, भारतीय कंपनियां भी कंपटीशन में आ सकती है। और तीसरा था कि अब कंपनियां नई प्रौद्योगिकी आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इन 3 पॉइंट की वजह से है सो प्रतिबंध को हटाया गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2022 में आया हुआ है। कह रहा है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। यानी कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो उत्तरदायी होती है, जिम्मेवार भी होता है और वैध सरकार का गठन भी करता है। तो किन वजहों से। तो इसका उत्तर जो है वो पहला पॉइंट है उत्तरदायी सरकार। लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार है क्योंकि यह लोगों की सरकार है। यानी कि लोकतंत्र कैसी सरकार है, लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी करते हैं। प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। यानी कि जो प्रतिनिधि बन जाते हैं वोट के माध्यम से और वो है सो लोगों के प्रति कार्य करते हैं। लोगों को अधिकार है कि यदि वे प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं तो अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है जिम्मेवार सरकार। लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार है। कैसे। लोकतंत्र सभी प्रक्रियाओं को मानकर निर्णय लेती है। जो भी प्रक्रियाएं होती है उन प्रक्रियाओं को मानकर ही निर्णय लेने का काम लोकतांत्रिक सरकार में होता है। लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का भी अधिकार है कि क्या निर्णय पूरे कायदे कानून के अनुसार लिया गया है अथवा नहीं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में पारदर्शिता होती है और यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है वैध सरकार के रूप में। तो लोकतंत्र सरकार एक मामले में निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार बाकी सभी चीजों में बेहतर है, तो इस वजह से यह एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतांत्रिक सरकार जो है वो सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकते हैं, यह लोगों की जरूरतों को कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन
इन सारे प्रॉब्लम होने की वजह से क्या होता है कि इसके अलावा भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है, यानी कि यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। लोग अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और अनदेखी नहीं की जा सकती। ओके, यानी कि ऐसो यहाँ पर लोग ज़्यादातर दुनिया में अधिकतर देशों में लोकतंत्र के विचार को ही अपनाया गया है और जो लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजनीतिक दल के किन्हीं 2 गुणों को लिखिए। यहाँ पर राजनीतिक दल के 2 गुण के बारे में लिखना है। तो किसी भी राजनीतिक दल के निम्नलिखित प्रमुख गुण होते हैं। पहला जो है वो ये है, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल जो है एक ऐसा संगठित समूह है जिसमें चुनाव लड़ा जाता है, जिसके द्वारा और फिर है सो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम किया जाता है। दूसरा जो है पॉइंट, वो वे समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करते हैं। वे क्या करते हैं कि समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर नीतियों को अपनाते हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। सामूहिक हित को लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। इसी आधार पर ये लोग को समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां दूसरों से बेहतर है। ओके, तो इस प्रकार से ऐसा राजनीतिक दल के 2 गुण हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2022 में है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा आंसर ये है कि 1990 में राजस्थान के अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से उत्पन्न सूचना के अधिकार आंदोलन 1996 तक देशव्यापी आंदोलन बन गया है। यानी कि 1990 में राजस्थान के एक क्षेत्र था जहां पर अति पिछड़े क्षेत्र भीम तहसील से उत्पन्न हुआ था। वहां पर यह उत्पन्न हुआ था कि सूचना के अधिकार का आंदोलन चल रहा था और 1996 तक देशव्यापी आंदोलन बन गया। अंततः 2005 में सूचना का अधिकार कानून लागू हो गया। यहाँ से ऐसा 1 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूचना का अधिकार का कानून कब लागू हो गया, तो 2005 में। इस अधिकार के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी संस्थान या विभागों में जनहित के कार्यों की सूचना मांग सकता है। यानी कि सूचना का अधिकार से है सो कोई भी व्यक्ति देश का वो सरकारी संस्थान या विभाग के द्वारा जो जनहित के कार्यक्रम की सूचना मांग सकता है। सरकारी खर्चे हो गया, जनता के कल्याण कार्य हो गया, जैसे कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक विभागों में इसके लिए अलग से सूचना अधिकारी या सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। अत्यंत गोपनीय अथवा सुरक्षात्मक सूचनाओं को छोड़कर सभी प्रकार की सूचना दी जाती है। ओके, यहाँ पर है सो जो गोपनीय बात है, सूचना है या सुरक्षात्मक सूचना है, तो इन सूचनाओं के अलावा सभी सूचनाएं दी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 2022 में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य को लिखिए, यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 2 कार्य कौन कौन से हैं। तो इसके 2 प्रमुख कार्य निम्न है। पहला, समान रूप से बगैर किसी भेदभाव के खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन व देखरेख करना। ओके, यहाँ पर क्या है कि इसका जो है विश्व व्यापार संगठन के पहला कार्य है कि समान रूप से सभी को समान रूप से
बिना कोई भेदभाव के खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संचालन का देखरेख करना होता है। दूसरा ये है कि विकासशील या अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना तथा व्यापारिक झगड़ों का निपटारा करना। तो इस प्रकार से 2 कार्य है सो WTO का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2022 में आया हुआ है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध की भावना का संचार हो। वैश्वीकरण की भावना से वैश्विक आधार पर तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। यानी कि वैश्वीकरण से क्या होता है कि पूरे विश्व में एक तीव्र एकीकरण का वातावरण निर्मित होता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप ही संभव हुआ। आज संपूर्ण विश्व परस्पर काफी निकटता अनुभव करता है तथा सभी देश विश्व परिवार के सदस्य के समान हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसा वैश्वीकरण का मतलब हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये 2020 में आया हुआ है और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI है। ये क्वेश्चन इस बार पूछ भी सकता है। कह रहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। तो संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक है कि रोजगार सुरक्षा होती है, यानी कि इसमें रोजगार सुरक्षित होता है, और असंगठित में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि औपचारिक प्रक्रिया और कार्यविधि होती है, निश्चित नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पर जो सरकार के द्वारा नियम है या फिर कानून है तो उस कानून नियम को पालन करना पड़ता है संगठित क्षेत्रक में। और असंगठित क्षेत्रक में कि औपचारिक प्रक्रिया और कार्य विधि नहीं होती है, मालिक या स्वामी अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहे कर सकता है या करवा सकता है। यानी कि ऐसा इसमें मालिक होता है या स्वामी होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य को करवा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है संगठित क्षेत्रक में वो ये है कि काम करने का समय निश्चित होता है। संगठित में काम करने का समय निश्चित होता है और असंगठित में काम करने का समय निश्चित नहीं होता है। चौथा पॉइंट है संगठित क्षेत्रक में कि अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। अगर संगठित क्षेत्रक में है और ज़्यादा टाइम काम किया जा रहा है तो उसमें है सो वेतन भी बढ़ा दिया जाता है। लेकिन है सो असंगठित क्षेत्रक में ऐसा कुछ नहीं होता कि अधिक समय तक कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। 5 जो पॉइंट है वो ये है संगठित क्षेत्रक में कि श्रमिकों को कई लाभ जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश, काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान आदि मिलते हैं। यानी कि संगठित क्षेत्रक को इन सारे लाभ मिल जाते हैं। यानी कि ऐसो उनको वेतन का छुट्टी भी मिलता है, मतलब छुट्टी अगर लिया गया है तो उसको उस दिन का भी वेतन रहता है। अवकाश काल में भुगतान भी किया जाता है, भविष्य निधि के लिए भी कार्य किया जाता है और सेवानुदान भी कार्य शामिल होते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्रक में इस प्रकार के लाभ श्रमिकों को नहीं मिलता। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है संगठित क्षेत्रक में सेवानिवृत्ति होने पर पेंशन दी जाती है। यानी कि अगर संगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं और फिर है सो अगर सेवा समाप्त हो गया है तो फिर सरकार पेंशन भी देगी। और असंगठित क्षेत्रक में सेवानिवृत्ति होने पर भी पेंशन नहीं दी जाती। तो इस प्रकार संगठित और असंगठित में अंतर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। कह रहा है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन क्या था, इस पर है सो एक टिप्पणी लिखना है 100 से 125 शब्दों में। तो यहाँ पर देखिए क्या है। पहला कि 1927 ईस्वी में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 1927 में ब्रिटेन की जो टोरी सरकार थी
उन्होंने है सो एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन का जो अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन था, इन्हीं के नाम पर साइमन कमीशन रखा गया। दूसरा पॉइंट है कि इसके प्रयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने एवं तदनुरूप सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। यानी कि ऐसो इस जो साइमन कमीशन बना, इसमें जो भी सदस्य थे वे अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे। तीसरा जो पॉइंट है, भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जो बना उसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, तो इस वजह से भारत में है सो भारत के लोग इसका विरोध कर रहे थे। सारे सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, यानी कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया। ओके, यानी कि साइमन कमीशन जब भारत आया तो फिर है सो और उनका स्वागत जो है वो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। फोर्थ पॉइंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसमें कांग्रेस की पार्टी और मुस्लिम लीग की भी पार्टी शामिल थी। फिफ्थ पॉइंट है, पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। यहाँ पर भी है सो जो लाला लाजपत राय है वो पंजाब में है सो लोगों का नेतृत्व कर रहे थे और पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि लाला लाजपत राय पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई गई जिससे है सो उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? महात्मा गांधी द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए। यहाँ पर यह क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का मतलब क्या है और महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया इसके बारे में बताना है। तो महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन यह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था। यानी कि ऐसा सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के प्रति आग्रह। तो ये सत्याग्रह का विचार था वो महात्मा गांधी लाए थे और महात्मा गांधी अहिंसावादी ढंग से ऐसा आंदोलन चलाते थे। इसमें यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा हो, इसका मतलब विचार क्या था कि सत्याग्रह का विचार क्या था? इसका विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे सत्याग्रह का विचार का अर्थ है। ठीक है, यानी कि अगर है सो संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, बिना कोई शारीरिक बल का प्रयोग किए बिना केवल सत्याग्रह का विचार रखकर है सो आंदोलन किया जाएगा। अब दूसरा जो पॉइंट है कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का वर्णन कीजिए। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पहला पॉइंट है, सत्याग्रह एक आधुनिक राजनीतिक दर्शन है जिसका प्रतिपादन महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में किया। इसको ऐसा सत्याग्रह को महात्मा गांधी लाए थे और ऐसा किसके खिलाफ लड़ाई करने के लिए? ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए लाए थे। दूसरा पॉइंट है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या हो गया? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका सीधा अर्थ यह था कि सच्चे उद्देश्यों के लिए अन्याय के खिलाफ किसी प्रकार के शारीरिक बल के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यह सो अगर उद्देश्य सच्चा हो तो हम लोग बिना कोई शारीरिक बल का प्रयोग किए हम लोग इसका सो उपयोग कर सकते हैं सत्याग्रह का। तीसरा पॉइंट है, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना केवल अहिंसा के बल पर अन्याय की चेतना को
जागृत कर उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। अहिंसा सत्याग्रह का मूल मंत्र था। सत्याग्रह का जो मूल मंत्र था वो अहिंसा था, बिना कोई हिंसा किए हुए। फोर्थ पॉइंट है, अहिंसा के बल पर उत्पीड़क अथवा अन्यायी को सत्य को स्वीकार करने के लिए विवश करना ही सत्याग्रह है। ठीक है, यानी कि अहिंसा के बल पर कोई भी जो उत्पीड़क है या फिर अन्यायी को है सो सत्य के बारे में बताना ही और उसको विवश करना ही सत्याग्रह है, क्योंकि अंततः सत्य की ही विजय होती है। अंत में है सो सत्य की ही विजय होती है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन जो है 2020-2018 में भी आया हुआ है। कह रहा है कि भारतीय कृषि वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। उत्तर 100 से 125 शब्दों में दे। भारतीय कृषि वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करना है। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय किसान औद्योगिक क्षेत्र के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं। यानी कि भारतीय किसान जो है औद्योगिक क्षेत्र के लिए वस्तु उत्पादित करने लगे हैं। उन्हें अन्य देशों के किसानों से भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। दूसरा पॉइंट है, प्राकृतिक जलवायु की अनुकूल दशाओं, मृदा दशाओं, नए उपकरणों, कुशल श्रम का उपयोग करके विश्व बाजार में टिकने के लिए उत्तम कोटि का उत्पादन करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है, विश्व स्तरीय वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हो पाया है। चौथा पॉइंट है, विद्युत सिंचाई साख सुविधाओं का आवश्यकता की पूर्ति हेतु विश्व की तरह भारत सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। यानी कि है सो अगर भारतीय जो किसान है वो है सो वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बताया गया, तो विश्व के कारण है सो भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव पड़ा कि किसानों को भी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। दूसरा प्रभाव पड़ा कि विश्व बाजार में टिके रहने के लिए उत्तम कोटि का उत्पादन करना पड़ रहा है। तीसरा है कि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग हो पाया है। चौथा जो है वो जो भी विद्युत सिंचाई साख सुविधाओं का आवश्यकता के लिए विश्व की तरह भारत सरकार को भी सोचना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो क्वेश्चन है 2020, 2019, 2018, 18, 19, 20 3 साल लगातार आ गया है। देखिए क्या कर रहा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में बताना है। तो भारतीय लोकतंत्र की 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला जो चुनौती है वो राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है, तो यहाँ पर राजनीति में है सो अपराधी तत्व आ रहे हैं। क्या क्या? संसद अथवा विधानसभाओं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आ रहे हैं। यानी कि है सो संसद हो गया, विधानसभा हो गया, तो इन जगहों पर जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि हैं वो चुनकर जा रहे हैं, जिसमें संसदीय शासन के सफल संचालन के लिए बाधा पहुंचती है। अगर अपराधी लोग है सो जाएंगे संसद में, विधानसभा में, तो इससे है सो जो शासन का संचालन है वो सही से नहीं हो पाएगा। ओके, इसका जो है वो इसके निराकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पर निराकरण के लिए यानी कि राजनीति में अपराधी तत्वों का प्रवेश के लिए क्या निराकरण होना चाहिए। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनावी टिकट नहीं दिए जाए, यानी कि जो अपराध किए हुए व्यक्ति है उसको चुनाव का टिकट नहीं मिलना चाहिए। फिर कह रहा है कि कानून बनाकर अपराधी तत्वों को संसद अथवा विधानसभाओं में प्रवेश करने से रोकना चाहिए, यानी कि एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें जो अपराधी तत्व हैं वो संसद और विधानसभा में नहीं पहुंच पाए। फिर है कि जनता को भी ऐसे प्रतिनिधि पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, लोगों को भी ऐसे प्रतिनिधि पर विचार करना चाहिए कि ऐसे प्रतिनिधि को वोट ना करें। दूसरा जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है वो है भ्रष्टाचार।
भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को सभी लोकतांत्रिक समस्याओं को जननी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को सभी लोकतांत्रिक समस्याओं की जननी कहा जाए। जो भी ऐसो लोकतांत्रिक सरकार की समस्याएं हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार को कहा जाए तो ये सही नहीं है। राजनीति में धन बल का वर्चस्व, योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होना, यानी कि राजनीति में ऐसो धन बल का उपयोग किया जाता है, रुपये पैसे खूब दिए जाते हैं, इसका वर्चस्व रहता है। योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं होना, यानी कि घूस लेकर या फिर ऐसो और डोनेशन लेकर ऐसो और कोई भी कार्य या योजना दिया जाता है लोगों को। और ये भी होता है कि जनता के द्वारा चुनी सरकार से जनता का ही त्रस्त रहना, यानी कि जनता जिस सरकार को चुनती है कि वो अच्छा कार्य करेगा, लेकिन वही ऐसो प्रतिनिधि अच्छा कार्य नहीं करता है। तो इन सभी समस्याओं को जड़ में राजनीति तथा प्रशासन में फैला हुआ भ्रष्टाचार ही है। तो इन सारे ये सारे कार्य भ्रष्टाचार के ही हैं। अब इसके उपाय क्या होंगे? पहला उपाय है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के संदर्भ में पूर्ण कड़ाई, यानी कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वे सारे क्या हों, उनके प्रति जो आर्थिक स्थिति है उसके संदर्भ में पूरी तरह से कड़ाई किया जाना चाहिए। दूसरा उपाय है कि जिला एवं पंचायत स्तर पर सरकारी कामकाज पर नजर रखने की व्यवस्था। तीसरा है कि राजनेताओं की स्थानांतरण एवं प्रशासनिक दखल अंदाजी के संदर्भ में युक्ति संगत व्यवस्था, यानी कि जो राजनेता का स्थानांतरण की होता है या प्रशासनिक दखल अंदाजी होता है तो इसमें क्या होना चाहिए कि ये ऐसी व्यवस्था को करना चाहिए ताकि क्या हो कि इस तरह से कार्य ना हो। तो उपाय जो है वो है जन जागरूकता, क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। ठीक है, लोगों को जागरूक होना भी चाहिए। क्योंकि जो जनता की गाढ़ी कमाई है, यानी कि जो जनता की कमाई का हिस्सा भी है सो भ्रष्टाचार में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल का क्या क्या कार्य है, कोई 4 कार्य के बारे में बताना है। ये 100 से 125 शब्दों में इसका जवाब देना है। तो राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य जो है वो चुनाव लड़ना है। अब चुनाव किस प्रकार लड़ती है जो राजनीतिक दल है वो? राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। यानी कि जो राजनीतिक दल है उसमें उम्मीदवारों का चयन दल के द्वारा उम्मीदवार चुने जाते हैं और फिर ऐसो सदस्यों के द्वारा और समर्थक के द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का चुनाव जीतना चाहता है, यानी कि जो भी राजनीतिक दल है वो चाहती है कि चुनाव हम जीतें ताकि सत्ता पर प्राप्त कर वहां अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके, ताकि वो सरकार बनाकर वहां के जो कार्य हैं उस कार्य को कर सके। राजनीतिक दल का पहला कार्य। दूसरा जो कार्य है वो ये है कि सरकारी नीति को दिशा निर्देश, यानी कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। यानी कि अलग अलग जो भी राजनीतिक दल है वे अपनी अपनी बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियां अथवा कार्यक्रम को चुनती है और फिर जो नीति या कार्यक्रम बनाई जाती है उसमें जनता का चुनाव होता है कि कौन से जनता अपनी पसंद से चुनते हैं। इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। तीसरा जो राजनीतिक दल का कार्य है कानून निर्माण, कानून बनाने का कार्य। राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, यानी कि विधायिका जो है वो राजनीतिक दल का ही सदस्य होता है। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, यानी कि जो भी कानून बनता है उससे पहले बिल जो तैयार होता है वो बिल विधायिका में ही तैयार होता है, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें राजनीतिक दल का सदस्य भी भाग लेता है।
चौथा जो राजनीतिक दल का कार्य है वो है सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन। यानी कि चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। पांचवा जो है राजनीतिक दल का कार्य सरकार की आलोचना। अब सरकार की आलोचना भी करती है राजनीतिक दल। सरकार बनाने में असफल राजनीतिक दल संसद में विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल जो चुनाव नहीं जीतती और वे है सो क्या होते हैं कि विपक्ष में रहते हैं। यानी कि जो सरकार नहीं बनाती है वो विपक्षी दल कहलाता है। विपक्ष सरकारी नीतियों के माध्यम से सरकार की आलोचना करता है। विपक्ष क्या करता है कि जो सरकार के द्वारा नीति बनाया जाता है उस नीति के माध्यम से सरकार की आलोचना भी करता है। ओके गाइस, तो ये थे 12 क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और भी इसके क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।